प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय संख्या 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। आप पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ चुके हो। उसमें मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीवों, कवक, पौधे व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैविक पदार्थ का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में पढ़ा था। वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य, जैव सुधर व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। पहला, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों व शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। दूसरा, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। तीसरा, अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। अब हम पढ़ेंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से कर रहा है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में विचार करते हैं। क, कृषि रसायन आधारित कृषि, ख, कार्बनिक कृषि और ग, आनुवांशिकतः निर्मित फसल आधारित कृषि। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में 3 गुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं था। बढ़ती आबादी के साथ भोजन की मांग भी बढ़ रही थी। विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफ़ी महंगे पड़ते हैं। वे परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं थी। तो क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिससे आनुवांशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले सके? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खाद्यों एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को घटाया जा सके? जी हाँ, आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलों का उपयोग इस समस्या का हल है। भोजन की मांग को पूरा करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को कीटनाशकों और शाकनाशी की आवश्यकता नहीं होती तथा वे खरपतवार नाशक और कीट के प्रति प्रतिरोधी हैं। अब हम आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक या जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। छात्रों, अब सवाल है, क्या होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें? आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव या जीएमओ जीवित जीव है जिसकी आनुवांशिक सामग्री को आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से हेरफेर किया गया है। ये पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और वायरस जीन्स का संयोजन बनाते हैं जो प्रकृति में या पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग विधियों के माध्यम से नहीं होता। इसके लिए टिश्यू कल्चर, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन और नए सूक्ष्मजीवों की मदद से पौधों में नए जीन्स का प्रवेश कराया जाता है। इस तरह की एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया में पौधे को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन नामक सूक्ष्मजीव से संक्रमित कराया जाता है। इस सूक्ष्मजीव
के टीडीएनए या ट्रांसफर डीएनए नामक एक विशिष्ट जीन से संक्रमित करके पौधे में डीएनए का प्रवेश कराया जाता है। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन के टीडीएनए को वांछित जीन से सावधानीपूर्वक प्रतिस्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए कीट प्रतिरोधक पौधे। इस प्रकार पौधे के जीनोम में बदलाव लाकर मनचाहे गुणों की जीनांतरित फसल प्राप्त की जाती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधे, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं। अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहनशील फसलों का निर्माण। रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भरता जैसे कीट प्रतिरोधी फसलें। कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने वाली फसलें। पौधों द्वारा खनिज उपयोग की दक्षता में वृद्धि। ये शीघ्र मृदा उर्वरकता समापन को रोकता है। भोजन का बढ़ा हुआ पोषण मूल्य जैसे विटामिन ए समृद्ध चावल का निर्माण, जिसे गोल्डन राइस भी कहा जाता है। जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन व फार्मास्यूटिकल की आपूर्ति में उपयोग किया जाता है। स्वर्ण चावल आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल का भी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये विटामिन ए में बहुत समृद्ध है। गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है। गोल्डन चावल 3 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन के अतिरिक्त चावल की अपनी पैतृक विविधता से अलग है। इसे इंगो पोट्रिकस और पीटर बेयर द्वारा बनाया गया था। आज हम कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों में जिनके बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, वह है पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण, जिससे इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक की मात्रा कम हो सके। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस या बीटी एक ग्राम पॉजिटिव मिट्टी में रहने वाला जीवाणु है, जिसे आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, संक्षेप में बीटी कहते हैं, से निर्मित किया गया है। बीटी विष जीन बैक्टीरिया से क्लोन किया गया है और पौधों में कीटनाशकों की आवश्यकता के बिना कीड़ों को प्रतिरोध प्रदान करने के लिए व्यक्त किया गया है। प्रभाव में एक जैव कीटनाशक बनाया गया। उदाहरण बीटी कपास, बीटी मक्का, चावल, टमाटर, आलू और सोयाबीन आदि हैं। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस के कुछ उपभेदों से प्रोटीन उत्पन्न होता है जो कुछ कीड़ों को मारता है, जैसे कि लेपिडोप्टेरन या आर्मी वॉर्म, तंबाकू की कली का कीड़ा, क्लोप्टेरन या बीटल और डिप्टेरन मक्खियां या मच्छरों को मारने में सहायक है। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस अपने विकास के एक विशेष चरण के दौरान प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। इन क्रिस्टल में एक विषैला कीटनाशक प्रोटीन होता है। अब बात है कि ये विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता। दरअसल बीटी टॉक्सिन प्रोटीन निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में मौजूद होता है, लेकिन एक बार एक कीट यदि निष्क्रिय टॉक्सिन को निगल लेता है, तब ये आंत के क्षारीय पीएच के कारण विष के सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो क्रिस्टल को घोल देता है। सक्रिय विष मिडगट उपकला कोशिकाओं की सतह में बंधता है और छिद्र बनाता है, जो कोशिकाओं की सूजन और लसिका का कारण बनता है, अंततः कीट की मृत्यु का कारण बनता है।
विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, जबकि सर्वाधिक बीटी जीन विष कीट समूह विशिष्ट पर निर्भर करता है। जीव विष जिस जीन द्वारा कोड होते हैं उसे क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन्स जीन क्राई 1AC, क्राई 2AB द्वारा कोड होते हैं, वे कपास के मूलक क्रमिक को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई 1AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। अब हम कीट प्रतिरोधी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। कई नेमाटोड एक विस्तृत विविधता का परजीवीकरण करते हैं, मनुष्य सहित पौधे और जानवरों में। नेमाटोड मेलिडोगाइना इनकॉग्निशिया तंबाकू पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है और उपज में भारी कमी का कारण बनता है। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है जो आरएनए अंतर्क्षेप की प्रतिक्रिया पर आधारित है। आरएनए हस्तक्षेप या आरएनएआई, जिसको आरएनए इंटरफेरेंस भी कहते हैं, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अणु लक्षित एमआरएनए अणु को बेअसर करके जीन अभिव्यक्त या अनुवाद को रोकते हैं। आरएनएआई अब जीन दमन के लिए एंटीसेंस थेरेपी की तुलना में सटीक, कुशल, स्थिर और बेहतर के रूप में जाना जाता है। आरएनएआई मार्ग जानवरों सहित कई यूकैरियोट्स में पाया जाता है और एंजाइम डाइसर द्वारा शुरू किया जाता है, जो लंबे समय से डबल फंसे आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अणुओं को छोटे डबल स्ट्रैंडेड टुकड़ों में विभाजित करता है। आरएनएआई कोशिकीय रक्षा की एक विधि के रूप में सभी यूकैरियोटिक जीवों में होता है। इस विधि में एक पूरक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अणु के कारण एक विशिष्ट एमआरएनए की सीलिंग शामिल है, जो एमआरएनए के अनुवाद को रोकती है। आरएनएआई एक आरएनए निर्भर जीन साइलेंसिंग प्रक्रिया है, जिसे आरएनए प्रेरित साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स या RISC द्वारा नियंत्रित किया जाता है और एक सेल के साइटोप्लाज्म में शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अणु द्वारा शुरू किया जाता है। आरएनए हस्तक्षेप मार्ग अक्सर सेल जीव में जीन के कार्य का अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक जीव विज्ञान में और मॉडल जीवों में वीवो में शोषण किया जाता है। डबल फंसे आरएनए को एक अनुक्रम के हित के जीन के साथ संश्लेषित किया जाता है और एक कोशिका या जीव में पेश किया जाता है, जहां इसे बरहित आनुवांशिक सामग्री के रूप में मान्यता दी जाती है और आरएनएआई मार्ग को सक्रिय करता है। चूंकि आरएनएआई जीन की अभिव्यक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए इस तकनीक को कभी-कभी नॉकडाउन के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे नॉकआउट प्रक्रिया से अलग करने के लिए, जिसमें जीन की अभिव्यक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग करके डबल स्ट्रैंडेड नेमाटोड विशिष्ट जीन मेजबान संयंत्र में प्रवेश कराई जाती है। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी को शिखाओं में अर्थ यानी कि सेंस या प्रतिअर्थ जैसे एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो द्विसूत्रीय आरएनए का निर्माण करते हैं। द्विसूत्रीय आरएनए के निर्माण की वजह से आरएनए अंतर्क्षेप प्रारंभ होता है और इसी कारण से
सूत्रकृमि के विशिष्ट द्विसूत्रीय आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतर्शेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता। इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से करते हैं। छात्रों, उम्मीद है आपको आज का अध्याय समझ आया होगा। धन्यवाद।